में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम भारत के प्राचीन इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारे सामने जो स्रोत हैं वो कोई मोटी मोटी किताबें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए सवालों का एक पुलिंदा है। ढेर सारे एमसीक्यूज। हाँ, जो पहली नजर में थोड़ा सूखा और बेजान लग सकता है। बिल्कुल, बस तथ्य, तारीखें, नाम। और यही आज की चुनौती है। क्या हम इन बिखरे हुए तथ्यों से, इन सवालों के जवाबों से एक दिलचस्प कहानी बुन सकते हैं? मुझे लगता है बिल्कुल बुन सकते हैं। हमारा मिशन यही है कि इन जवाबों के पीछे छिपे क्यों और कैसे को ढूंढें। हाँ, और भारत के शुरुआती इतिहास की एक समय रेखा तैयार करें। हम पत्थरों के जमाने से शुरू करेंगे, फिर कांस्य युग की शानदार शहरी सभ्यता तक जाएंगे और वैदिक काल की भी एक झलक देखेंगे। तो चलिए इस जानकारी के ढेर को सुलझाते हैं। हाँ, देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस समय से जब इतिहास लिखा भी नहीं गया था। प्रागैतिहासिक काल। हाँ, इन नोट्स के हिसाब से मानव कहानी की शुरुआत होती है एक चीज से, पत्थर। पाषाण युग। इसे पाषाण युग कहा गया है और ये नाम ही सब कुछ बता देता है ना। बिल्कुल, उस दौर के इंसान के लिए सब कुछ पत्थर ही था। उसका हथियार, उसका औजार, उसकी टेक्नोलॉजी। और ये सिर्फ एक मटेरियल नहीं था, ये उस दौर के इंसान की पूरी दुनिया को एक तरह से डिफाइन करता था। सही कहा। उनकी सीमाएं क्या थीं और उनकी संभावनाएं क्या थीं, ये सब उस पत्थर पर ही निर्भर था। इन स्रोतों में एक सवाल है कि सभ्यता की पहली अवस्था क्या थी, और जवाब है शिकार अवस्था। हाँ, यानी जिंदगी का एक ही मकसद था, अगला भोजन कहाँ से आएगा। बस आप शिकार करते थे, खाते थे और जिंदा रहते थे। बहुत ही मुश्किल और सीधी सरल जिंदगी। लेकिन इसी सीधी सरल जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इन नोट्स में एक तथ्य बार बार उभर कर आता है। कौन सा? कि इंसान ने सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया वो कुत्ता था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। ये सुनने में एक आम सा तथ्य लगता है, लेकिन जब आप इसके बारे में सोचती हैं तो ये बहुत गहरा है। ये बहुत गहरा है, क्योंकि ये सिर्फ सहयोग की शुरुआत नहीं थी। ये शायद एब्स्ट्रैक्ट सोच की भी शुरुआत थी। एब्स्ट्रैक्ट सोच कैसे? किसी जानवर में भोजन के अलावा एक साथी या एक जीवित औजार की क्षमता देखना, ये एक बहुत बड़ा मानसिक कदम था। अच्छा, ये दिखाता है कि इंसान भविष्य की योजना बना रहा था। ये जानवर आज मेरे शिकार में मदद करेगा, कल मेरे कबीले की रक्षा करेगा। ये सिर्फ पेट भरने से आगे की सोच है। बिल्कुल, ये वो पल था जब इंसान ने प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल करने की जगह उसके साथ एक रिश्ता बनाना शुरू किया। और फिर आता है एक ऐसा आविष्कार जिसने सब कुछ ही बदल दिया, आग। आग, हाँ। स्रोत हमें बताते हैं कि आग का जो व्यवस्थित इस्तेमाल है वो नवपाषाण युग में शुरू हुआ। सही। और यहाँ ये जो नव शब्द है ना, यानी नया, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ समय में आगे बढ़ना नहीं था, बल्कि जीने के तरीके में एक रिवोल्यूशनरी बदलाव था। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसी नवपाषाण युग में आग के साथ साथ एक और बड़ी चीज हुई, कृषि की शुरुआत। अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखिए। ठीक है। आग आपको रात में सुरक्षा देती है, जंगली जानवरों को दूर रखती है, आपके खाने को पचाने में आसान और ज्यादा पौष्टिक बनाती है। और कृषि आपको एक ही जगह पर टिक कर भोजन उगाने की क्षमता देती है। एग्जैक्टली। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझनी है। स्रोत कहता है कि आग और कृषि दोनों नवपाषाण युग में आए। क्या ये एक साथ हुआ या एक के कारण दूसरा हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। क्या आग ने लोगों को एक जगह टिकने में मदद की जिससे कृषि संभव हुई, या खेती की वजह से जब लोग एक जगह रुके तब उन्होंने आग का बेहतर इस्तेमाल सीखा? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब थोड़ा चिकन और एग जैसा ही है। अच्छा। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे को बढ़ावा दे रही थी, एक दूसरे पर निर्भर थीं। हाँ। आग के कारण एक जगह पर सुरक्षित रुकना आसान हुआ, जिससे छोटे मोटे पौधे उगाने के प्रयोग शुरू हुए होंगे। और जब कृषि ने थोड़ा आकार लिया तो एक जगह पर स्थायी रूप से बसना मजबूरी बन गया। बिल्कुल। तब आग का महत्व और बढ़ गया, सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि जमीन साफ करने, मिट्टी के बर्तन पकाने और एक सामुदायिक जीवन का केंद्र बनने के लिए। तो ये एक क्रांतिकारी पैकेज डील थी। हाँ, जिसने इंसान को शिकारी से किसान बना दिया। और इन नोट्स में इस नई जीवन शैली के सबूत भी दिए गए हैं। हाँ। जैसे इंसान द्वारा उगाई गई पहली फसल जौ थी, और पहली धातु जिसका इस्तेमाल शुरू हुआ वो थी तांबा। हाँ, पत्थर से धातु तक का सफर। बिल्कुल।
और ये चुनाव भी बहुत तार्किक लगते हैं ना। बहुत तार्किक है। जौ एक बहुत ही मजबूत फसल है जो अलग अलग मौसम में भी उग सकती है। शुरुआती किसानों के लिए एकदम सही। और तांबा प्रकृति में अपेक्षाकृत शुद्ध रूप में मिल जाता है और दूसरे धातुओं के मुकाबले कम तापमान पर पिघल जाता है। तो पत्थर के बाद ये इंसान का पहला सफल प्रयोग था। हाँ, ये छोटे छोटे कदम थे, लेकिन इन्होंने आने वाले हजारों सालों की नींव रखी। जैसे भारत में चावल की खेती का सबसे पुराना सबूत कोल्डी हवा नाम की जगह से मिलता है। अच्छा, ये दिखाता है कि ये बदलाव सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर हो रहे थे। तो इंसान ने खेती सीख ली, गांव बसा लिए और तांबे जैसी धातु का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। हाँ, छोटे पैमाने पर। लेकिन ये सब छोटे पैमाने पर था। एक गांव और एक सुनियोजित शहर में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल। और हमारे स्रोत हमें दिखाते हैं कि भारत में ये छलांग एक ऐसी सभ्यता ने लगाई जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। हम सीधे ताम्रपाषाण युग के गांवों से कांस्य युग के महानगरों में पहुंच जाते हैं। इन सोर्सेज में एक तारीख का जिक्र है, 1921, जब हड़प्पा की पहली खुदाई हुई। और इस एक तारीख ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को अचानक कई हजार साल पीछे धकेल दिया। दुनिया को पता चला कि मिस्र और मेसोपोटामिया के समय यहाँ एक विशाल और उन्नत सभ्यता मौजूद थी। सही। और जब भी हम इस सभ्यता की बात करते हैं, दो नाम सबसे पहले आते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हाँ। मोहनजोदड़ो के बारे में एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? और जवाब है मोहनजोदड़ो। पर ये एक आम गलतफहमी है। क्या? कि वहां कोई भयानक त्रासदी हुई थी। सिंधी भाषा में इसका मतलब यही है, लेकिन ये नाम आधुनिक समय में स्थानीय लोगों ने दिया था क्योंकि उन्हें वहां एक बहुत पुराना और विशाल टीला दिखा। अच्छा, तो इसका ये मतलब नहीं कि वहां कोई सामूहिक नरसंहार हुआ था? नहीं। हाँ, इस शहर को खोजने का श्रेय राखालदास बनर्जी को जाता है और जो उन्होंने खोजा वो हैरान करने वाला था। मैं कल्पना कर सकती हूँ, इन स्रोतों में मोहनजोदड़ो की शहरी योजना का बार बार जिक्र है। सीधी सड़कें, ढकी हुई नालियां और सबसे बढ़कर विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ। हाँ। और इंजीनियरिंग से ज्यादा क्या ये उनके सामाजिक संगठन को नहीं दिखाता? मतलब ऐसा कुछ बनाने के लिए आपको न सिर्फ आर्किटेक्ट चाहिए बल्कि मजदूरों का एक बड़ा समूह, एक मैनेजमेंट सिस्टम और एक ऐसा समाज चाहिए जो इस तरह के सामुदायिक प्रोजेक्ट को जरूरी मानता हो। बिल्कुल। सोचिए, उस स्नानागार में पानी के रिसाव को रोकने के लिए बिटुइन का इस्तेमाल किया गया था। यह सिर्फ बनाना नहीं है, ये टिकाऊ बनाना है। तो इसका इस्तेमाल किसी बड़े धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान के लिए होता होगा शायद, जो दिखाता है कि उनका समाज कितना संगठित था। और कला, कांस्य नर्तकी की मूर्ति का जिक्र भी इन सवालों में है, जो मोहनजोदड़ो से ही मिली। एक छोटी सी मूर्ति, हाँ, लेकिन कहते हैं कि ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। कमाल की बात देखिए, वो मूर्ति सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर की है। इतनी छोटी सी? हाँ, इतनी छोटी सी चीज में इतना आत्मविश्वास, इतनी भंगिमा भर देना। उसका हाथ कमर पर है, चेहरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, एक तरह की चुनौती का भाव है। आज के कलाकार भी इससे प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल। और ये बनाने के लिए उन्होंने लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल किया होगा, जो उस दौर के हिसाब से बहुत एडवांस्ड धातुकर्म का सबूत है। ये कोई आदिम कला नहीं है। नहीं, ये अपने चरम पर पहुंची हुई कला है।